दोस्तों, पुनः आपको प्रमोद केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर का शुरुआत है जो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फैराड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की चर्चा करेंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जिसकी आवश्यकता प्रत्येक क्षेत्र में होती है। दोस्तों, आइए देखें जे इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया कैसे आरंभ हुई। तो 1807 में हेम्फ्री डेवी नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने KOH के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्टेन स्टेट में विद्युत धारा प्रवाहित कर पोटेशियम को प्राप्त किए। ठीक उसी प्रकार एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम इत्यादि भी प्राप्त किया गया, लेकिन उस वक्त निश्चित या रिएक्टेंट की अभाव थी, रिएक्टेंट नहीं मिल पाते थे। इसीलिए उन्होंने उस समय इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस का पर जोर दिया और इलेक्ट्रोलाइसिस को अपनाया और हेम्फ्री डेवी के आधार पर ही इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया आरंभ हुई। इसमें पहली बिंदु आती है ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। सबसे पहले जाने ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। आइए देखें, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी विद्युत अपघटक वैसे रासायनिक पदार्थ जिनके द्रवित अवस्था या घोल की अवस्था में विद्युत धारा के प्रवाह से रासायनिक प्रतिक्रिया संपन्न होती है, उसे विद्युत अपघटक। दोस्तों, वैसे रासायनिक पदार्थ जिनके विद्युत धारा प्रवाहित कर रासायनिक प्रतिक्रिया संपन्न कराते हैं। कब कराते हैं? जब वह मोल्टेन स्टेट में होती है या घोल की अवस्था में होती है। यदि सॉलिड स्टेट में होंगे तो उनसे धारा का प्रवाह नहीं हो सके। ऐसा कह सकते हैं दैट इज द केमिकल स्पेसीज व्हिच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद chemical decomposition through their molten state or solution are known as electrolytes। यानी वैसे रासायनिक पदार्थ जिनके द्रवित या घोल की अवस्था में विद्युत धारा के प्रवाह से रासायनिक प्रतिक्रिया संपन्न होती है, वैसे रासायनिक पदार्थ को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे एसिड, बेस एंड इट्स साल्ट यानी अम्ल, भस्म तथा उसके क्षार। इलेक्ट्रोलाइट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वैसे रासायनिक पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है यानी जिनका डिकम्पोजिशन आसानी पूर्वक हो जाती है, उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, इटिस। दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वैसे इलेक्ट्रोलाइट जिनका डिकम्पोजिशन अंशतः होती है यानी जिनका आयनाइजेशन पूर्णतः नहीं हो पाती है, उसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट्स के बाद हम दूसरा चलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी इलेक्ट्रोलाइट्स में जो प्रक्रिया संपन्न होती है उसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो आइए इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? विद्युत धारा के प्रवाह से विद्युत अपघट्टियों में संपन्न रासायनिक प्रतिक्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। यानी वैसे रासायनिक पदार्थ जिनके विद्युत धारा के प्रवाह से रासायनिक प्रतिक्रिया संपन्न होती है, उसे हम उस प्रोसेस को, उस क्रिया को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट by the passing of electric current। दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक करंट पास होना, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया में इलेक्ट्रोलाइट्स के मोल्टेन या सॉल्यूशन अवस्था से विद्युत धारा प्रवाहित कर उनको डिकम्पोज किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है धनायन और ऋणायन में और प्राप्त किया जाता है। इसी क्रिया को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। जैसे दैट इज
इस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। जैसे सोडियम क्लोराइड्स NaCl इन लिक्विड स्टेट कहा जाता है, इनको मोल्टेड स्टेट, द्रवित अवस्था में, और इनमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया होगी। इलेक्ट्रोलाइसिस Na प्लस Cl माइनस एट एनोड पर Cl माइनस इज इक्वल टू हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। Cl माइनस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है और ऑक्सीडेशन की क्रिया संपन्न हो रही है। एट कैथोड, और कैथोड पर Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया वही इलेक्ट्रॉन सोडियम ग्रहण कर और सोडियम यहां पर आ गया, जो रिडक्शन कहलाती है। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया में रिडॉक्स प्रतिक्रियाएं संपन्न होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रतिक्रियाएं होती है। इससे स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रतिक्रिया स्वतः नहीं की होती है, बल्कि बाह्य कोश द्वारा कराया जाता है। यह प्रतिक्रिया स्वतः नहीं होती है, कराया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे फैराड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस या फैराड के विद्युत अपघटन का नियम या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये दोनों एक ही चीजें हैं और फैराड साहब ने इसमें दो नियम दिए, फैराड फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और फैराड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आइए देखें फैराड फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या कहा गया। दोस्तों आइए देखें फैराड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स के संबंध में प्रायोगिक एवं परीक्षण के आधार पर माइकल फैराड ने 1834 में अपना परिणात्मक संबंध व्यक्त करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स में जो रासायनिक प्रतिक्रिया संपन्न होती है उसमें क्या घटना होती है, इस घटनाओं के परिणात्मक पक्ष को रखने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए माइकल फैराड ने अपने प्रयोग एवं परीक्षण के आधार पर एक नियम को प्रस्तुत किया जिसे फैराड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। दोस्तों इन्होंने दो नियमों को प्रदर्शित किया। पहला नियम है फैराड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का, फैराड फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे के प्रथम नियम क्या है? विद्युत अपघटन में यानी इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोड पर संपन्न प्रतिक्रिया का परिमाण विद्युत अपघटन में यानी इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। दैट इज द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस व्हिच occurs at any electrodes during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytes। दोस्तों ऐसा कहा जाता है जे इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया में इलेक्ट्रोड्स पर जो रासायनिक प्रतिक्रिया संपन्न होती है तो इलेक्ट्रोलाइट्स का डिकम्पोजिशन होता है, विखंडन होता है। उससे जो पदार्थ जमा या मुक्त होता है वे पदार्थ उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके समानुपाती, अर्थात विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोड पर संपन्न रासायनिक प्रतिक्रिया का परिमाण यानी मात्रा विद्युत अपघट्ट में यानी इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। मान लिया कि W इलेक्ट्रोड पर मुक्त या जमा पदार्थ का मात्रा है या परिमाण, यानी W इलेक्ट्रोड्स पर इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान पदार्थ का मात्रा होता है, या तो इलेक्ट्रोड्स पर जमा होती है या इलेक्ट्रोड्स पर मुक्त होती है। और Q विद्युत प्रवाहित जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रोलाइट्स
में इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा उसका परिमाण माना जाता है। तो मान लिया कि W इलेक्ट्रोड्स पर मुक्त या जमा पदार्थ का की मात्रा है या परिमाण है, तथा Q प्रवाहित विद्युत की परिमाण है। तो दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉ W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, और हम लोग जानते हैं we know that Q is equal to IT, जहां I विद्युत धारा जिनको एम्पियर में मापते हैं, तथा T समय है, टाइम इन सेकेंड। तो ऐसा लिख सकते हैं जे W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IT या W बराबर ZIT, where Z प्रोपोर्शनल कांस्टेंट समानुपाती स्थिरांक है। समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए किसी कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, इसलिए W बराबर ZIT, जहां Z प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिनका मान प्रत्येक पदार्थ के लिए नियत होता है। इसे विद्युत रासायनिक समतुल्यांक यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी कहते हैं। इसे शॉर्ट में ECE कहा जाता है। अब इनका दूसरा नियम है जिन्हें सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। आइए उन पर विचार करें। आइए देखें सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइट भिन्न इलेक्ट्रोलाइट को यानी विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स को श्रेणीबद्ध क्रम में जोड़कर उनकी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो परिणात्मक संबंध क्या उत्पन्न होते हैं दोनों के बीच, किसकी चर्चा इसमें होती है। तो सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस श्रेणीबद्ध विभिन्न विद्युत अपघट्यों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर मुक्त पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक समतुल्यांक की द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भिन्न इलेक्ट्रोलाइट को श्रेणीबद्ध क्रम में जोड़ने पर और उनसे फिर समान मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थों की जो मात्रा मुक्त होती है उनके रासायनिक समतुल्यांक के समानुपाती, अर्थात the amount of different substance liberated and deposited by the same quantity of electricity passing through the electrolytes connected in series। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इसमें connected in series are proportional to their chemical equivalent mass। अर्थात हम ऐसा लिख सकते हैं कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनली where E, जहां W बराबर है जमा या मुक्त पदार्थों की मात्रा, तथा E पदार्थों के रासायनिक समतुल्यांक की द्रव्यमान यानी केमिकल इक्विवेलेंट। यदि दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनका रासायनिक समतुल्यांक द्रव्यमान E1 एंड E2 है, तथा दो पदार्थ जो उनके द्वारा जमा होते हैं W1 और W2 द्रव्यमान है, जिससे समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अर्थात यदि E1 एंड E2 रासायनिक समतुल्यांक की द्रव्यमान वाले दो पदार्थ के क्रमशः W1 तथा W2 द्रव्यमान समान विद्युत धारा प्रवाहित होने से मुक्त होती है, तो W1 by W2 बराबर है E1 by E2। चूंकि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E के, इसीलिए W1 by W2 बराबर E1 by E2 जो कांस्टेंट होता है वे दोनों में होंगे, इसलिए कट जाते हैं। ऐसा कहा जाता है। इन पर विशेष हम फैराड कांस्टेंट को प्रूव करें तो कैसे करते हैं नोट में, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टोइकोमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। दोस्तों, भिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स में को जब श्रेणीबद्ध क्रम में जोड़ा जाता है तो उनके द्वारा रासायनिक समतुल्यांक तथा उनसे मुक्त पदार्थ की मात्रा
को के परिणात्मक संबंध को व्यक्त करने के लिए जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रिया होती है वे किस पर निर्भर करते हैं? तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन के स्केलेटल पर, ढांचा पर, यानी उसके स्टोइकोमेट्री पर। यही कहा गया है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज रिक्वायर्ड यानी चाहिए फॉर ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण या अवकरण के लिए कितना चाहिए, कितनी मात्रा चाहिए? तो कैथोड रिएक्शन, यहां पर फॉर एग्जांपल्स दिया गया, देख रहे हैं Ag+ यानी सिल्वर इक्वल सॉल्यूशन में Ag+ और एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Ag प्राप्त होता है। के लिए 1 मोल Ag+ के रिडक्शन के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। दोस्तों ऊपर वाले कैथोड रिएक्शन में Ag+ को Ag में परिणत करने के लिए यानी इनकी रिडक्शन के लिए कितनी चार्ज, कितने विद्युत की आवश्यकता होती है, कितनी आवेश की आवश्यकता होगी, उसका गणना हम इसी आधार पर करेंगे। तो 1 मोल Ag+ को Ag में परिणत करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। दैट इज 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर है एवोगाड्रो संख्या गुने इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वे दोनों को जब हम गुना करते हैं तो 96,447 कूलम पर मोल, यानी 1 मोल किसी पदार्थ को अवकरण, किसी पदार्थ के अवकरण के लिए हमको 96,500 कूलम की आवेश की आवश्यकता होती है, जिसे हम फैराड कांस्टेंट या 1F। दूसरा 1 मोल Mg को Mg में परिणत करने के लिए यानी रिडक्शन के लिए हमको 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अर्थात 2F के बराबर। 1 मोल एल्युमिनियम के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अर्थात 3F। इस प्रकार से हम फैराड के प्रथम या द्वितीय नियमों का उपयोग कर हम लोग इसका स्टडी करते हैं तथा इसका इंप्लीमेंट करते हैं। दोस्तों आइए फैराड के दोनों नियम, फैराड फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अल्टरनेट करके प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, वह बिहार बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, UP बोर्ड हो या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दृष्टिकोण से और इसे फिजिक्स में भी पढ़ना है आपको, इसीलिए इसका अध्ययन बहुत सावधानी पूर्वक करें। आपसे आग्रह है कि यदि संपूर्ण वीडियो को शांति पूर्वक देखेंगे तो सारा का सारा कंटेंट्स आपको समझ में आएगा, अन्यथा बीच में देखने से सारा कंटेंट समझ में नहीं आती है और आप सत्यता को ढूंढने में लगे रहते हैं और आप में परिपक्वता नहीं आ पाती है। इसीलिए आपसे निवेदन पूर्वक आग्रह है कि संपूर्ण वीडियो को शांति से देखें, माइन्यूटली देखें। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और बेल आइकॉन बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको अत्यधिक जानकारी मिल सके जो अभी क्या हो रहा है। धन्यवाद।